बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। बायो क्या है? लाइफ की साइंस है। मॉर्फोलॉजी के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी के अंदर ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, मरीन बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। कितनी खूबसूरत दुनिया है ये सारी। इस सब को रिवील कौन कर रहा है? बायोलॉजी कर रही है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़े कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोगों ने इसे फोकस्ड और पेशेंस के साथ सुनना है। आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल साबित हो। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए, ब्रांचेज आर सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी। कि मेजर फील्ड हमने पढ़ी जोलॉजी, बॉटनी, और उसके अंदर भी कुछ छोटी फील्ड, छोटे ग्रुप्स ऑफ स्टडी हैं जिन्हें कहा जाता है सब फील्ड, एंड ब्रांचेज शाखें। इसकी आप एक लोकल एग्जांपल इस तरह से लें, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर आपको दिल की वार्ड नज़र आती है, गुर्दों की वार्ड नज़र आती है, जिल्द की, आँखों की, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, अलग अलग जो आप लोगों को फील्ड नज़र आ रहे होते हैं वहाँ पर। दिल की वार्ड के अंदर मेनली हार्ट का जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है, किडनी वार्ड के अंदर मेनली किडनी की ट्रीटमेंट की जाती है, और स्किन की वार्ड के अंदर मेनली स्किन के बारे में पढ़ा जाता है। तो जोलॉजी के अंदर भी इसी तरह छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनके उनके अंदर उन्हें एक ख़ास चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है किसी एक साइंटिस्ट के बस में नहीं है कि वो उन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर सके। तो इसलिए उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया ताकि उन चीज़ों को बेहतर तरीके से स्टडी किया जाए। फर्स्ट वन पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, लॉजी का मतलब स्टडी, फॉर्म मतलब शक्लो सूरत। शक्लो सूरत की स्टडी जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस। बैरूनी तौर पर कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है, उसकी अपीयरेंस, ज़ाहरी शक्लो सूरत, उसकी शेप, उसका कलर, उसका पैटर्न एट्सट्रा, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स। ऑर्गेनिज्म बैरूनी तौर पर कैसा है और इसी तरह उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन बैरूनी तौर पर कैसे नज़र आते हैं, वो सारी चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को हर ब्रांच के एंड पे मैं एक डायग्राम आप लोगों को रिवील करवाऊंगा, उसके अंदर हम उसको लाइव स्टडी करेंगे। मैं आपको मॉर्फोलॉजी की एक रियल एग्जांपल देता हूँ। हाँ, इस पिक्चर में आप इस डायग्राम को देखें, इसमें हम देखेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि इसका कलर कैसा है, इसका वेट कैसा है, इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है इसकी, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि इसकी विड्थ कितनी है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है इसके साथ लिंक्ड हैं। ये स्टडी जो है कहलाती है मॉर्फोलॉजी। सेकंड नंबर पर है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी ग्रीक वर्ड है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ज़्यादातर जो वर्ड हैं बायो के अंदर आपको नज़र आएंगे ग्रीक लैंग्वेज के। एना का मतलब होता है अप, टोमी का मतलब होता है कट, के मतलब कटिंग अप या डाइसेक्शन करना। इसकी डिफाइन क्या बनती है वो हम देखते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो एनाटॉमी कहलाती है। फिर इसके एनाटॉमी के यूजेस या एप्लीकेशन, इसे पढ़ने से हमें क्या मदद मिलती है? इट हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस, बीमारियों की पहचान करने में मदद मिलती है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, मेडिकल की जो डिवाइसेस, टूल, मशीनें डेवलप करने में मदद मिलती है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन या एक्सरे मशीन, इस तरह की मशीन्स। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी को बेहतर किया जा सकता है। द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन की स्टडी जो है एनाटॉमी के अंदर करेंगे। पहले हमने ये वाला डायग्राम डिस्कस किया है मॉर्फोलॉजी के अंदर। एनाटॉमी के अंदर ये वाला डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या किया, हमने किडनी को कट किया, कट करके उसकी इनर साइड पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ पर स्पेस, कहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है, कहाँ पर कौन सा सेल, कौन सा टिश्यू मौजूद है। तो ये सारी स्टडी हम करते हैं एनाटॉमी के अंदर। थर्ड नंबर पर है फिजियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। फिजियोलॉजी के अंदर हम बॉडी पार्ट्स के फंक्शन स्टडी करते हैं, कौन सा बॉडी पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड कैसे बड़े इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस हैं जैसे कि ग्लूकोज, खुराक जो है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। और इसी तरह जो हम एक डायग्राम डिस्कस कर रहे थे किडनी का, इसमें हम देखेंगे कि किडनी जो है ब्लड को कैसे फिल्टर करता है। ब्लड के अंदर जो वेस्ट, जो बेकार मादे होते हैं, किडनी उन्हें
कैसे वहाँ से अलग करता है और उससे कैसे यूरिन बनाता है। तो ये चीज़ हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। मॉर्फोलॉजी के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी के अंदर ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज़ हिस्टोलॉजी। क्या होती है? इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी। टिश्यूज़ के अंदर क्योंकि बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर उसे हम माइक्रोस्कोप से ही क्लियरली जो है वो स्टडी कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आप वर्ड माइक्रोस्कोपिक लाजमी यूज़ करोगे। टिश्यूज़ की यहाँ पर डिफाइन दी गई है, टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज़ क्या होते हैं? एक ही तरह के सेल का ग्रुप होता है जो एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़ एग्जामिनेशंस हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। जब हम टिश्यूज़ का एग्जामिनेशन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, टिश्यूज़ से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, और उसके ऊपर कौन सी ड्रग कैसे अफेक्ट करती है, कौन सी ड्रग इफेक्टिव रहेगी, और इसी तरह आर्गन के स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस कि कोई आर्गन कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। असल में उसके अंदर टिश्यूज़ और उसके अंदर मौजूद जो सेल होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्टोलॉजी के अंदर पता चलेंगी। जैसे यहाँ पर हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे थे, यहाँ पर हम किडनी का एक पार्ट लेंगे जिसके अंदर यहाँ पर टिश्यूज़ मौजूद हैं। फिर उन टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे और उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ कहलाएगी हिस्टोलॉजी। और एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज साइटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट, सेल की डेफिनेशन, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के तमीराती यूनिट, इकाइयाँ कि ज़िंदगी कैसे बनती है। ज़िंदगी को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो डेवलप करते हैं वो सेल्स करते हैं। जैसे हमने कोई रूम डेवलप करना है तो उसमें हम ब्रिक्स, ईंटों को जोड़ेंगे और फिर वो रूम बन पाएगा। तो उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ब्रिक्स, ईंटें हैं, और ज़िंदगी की जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो सेल्स हैं। साइटोलॉजिस्ट, सेल के प्रोफेशनल्स, ये सेल के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बताते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं। जैसे आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर न्यूरॉन को स्टडी किया है। दे आल्सो द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। और साइटोलॉजी के अंदर हम ये चीज़ भी पढ़ते हैं कि एक सेल 2 में कैसे डिवाइड होता है और 2 से 4, और इस तरह पूरा एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। जैसे हम पहले किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें सेल कौन से होते हैं, कैसे के होते हैं, उनकी शेप क्या है। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर सेल्स मौजूद हैं। ये एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। यहाँ ये भी सेल्स मौजूद हैं, ये भी सेल्स हैं, ये भी सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल्स मिलते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, और फिर इसके बाद कोई आर्गन जो है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट ब्रांच है मोलेकुलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। It deals with the study of biological molecules like carbohydrates, protein, lipids and nucleic acids. Molecular biology के अंदर हम biological molecules, ऐसे molecules जो living organism के अंदर पाए जाते हैं, biological molecules कहलाते हैं। carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid. carbohydrates fruits के अंदर, protein meat के अंदर होता है, lipids भी meat और milk के अंदर होता है, जिसे हम oil भी कहते हैं, fat, मक्खन जैसे ये सारी चीज़ें, और न्यूक्लिक एसिड वगैरह, इन सब की स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करते हैं। और इसके अंदर हम फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, ज़िंदगी के अंदर कौन से अहम प्रोसेस, फंक्शंस, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बुनियादी एक्टिविटी, जैसे कि रेस्पिरेशन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ड्रग्स डेवलपमेंट में भी मदद करती है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स हम चेंज कर देते हैं। और आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म या सब्जियां या एनिमल्स हैं वो सारे के सारे मोस्टली जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि प्रोटीन कैसे की होती है। प्रोटीन के अंदर मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स मिलके जो है वो प्रोटीन को डेवलप करती है। ठीक है, इसके ये सिंपल स्ट्रक्चर्स भी हैं, और यहाँ पर प्रोटीन जो है सिंपल स्ट्रक्चर मिलके इसके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन के बारे में बताया गया है, जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एन फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक फर्टिलाइज एग कैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मुर्गी का जो अंडा है वो कैसे चूजे में चेंज होता है, इस सारे प्रोसेस की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और इसके अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर टिश्यूज़, ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, बर्थ से रिलेटेड कौन सी डिजीज़ हैं वो इसमें स्टडी की जाती है, डेवलपमेंटिकल ट्रीटमेंट
और मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है। इसको हम ग्राफिकली भी देखते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बेबी की डेवलपमेंट दिखाई गई है कि यहाँ पर ये फर्टिलाइज है, पहले एक सेल है यहाँ से, और इस सेल में कैसे कैसे चेंजेस आती हैं, काफ़ी सारे सेल्स बनते हैं, इसमें एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, और एम्ब्रियो से उसमें कैसे डेवलपमेंट होती है, उसके सारे टिश्यूज़, ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, उसके लिम्स, आर्म्स और लेग्स कैसे डेवलप होती हैं, सारे प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी एम्ब्रियोलॉजी की। नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक्स। Genetics is the branch of biology that deal with the study of transfer of characteristics from parents to offspring. Genetics के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि खसूसियात पेरेंट्स से, वालदैन से ऑफस्प्रिंग बच्चों में कैसे मुंतकिल होती हैं, जैसे हेयर कलर्स, स्किन कलर्स, आई कलर्स। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काजेज ऑफ जेनेटिक डिजीज़, विरासती बीमारियाँ जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, ये नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, जिसमें ब्लड सेल जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है और फिर ब्लड ऑक्सीजन कैरी करने के एबल नहीं रहता। इसी तरह एक और डिजीज़ है हीमोफीलिया, जिसमें खून जमता नहीं है, ठीक है। एंड डेवलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इस तरह से जेनेटिक्स की स्टडी करके हम प्लांट्स और एनिमल्स की बेहतरीन जो अक़साम है वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे पहले देसी मैंगो आम होते थे, उनका टेस्ट तुर्श होता था और उनमें जो स्लश होता था, गुद्दा जो होता था, वो बहुत कम होता था। अब फिर इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। अब आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द कि कितनी ज़्यादा अक़साम है मैंगो की। फिर इसी तरह बाकी के जो फ्रूट्स हैं, गंदम देख लें वो भी इसी तरह से है, कपास देख लें वो भी इसी तरह से है। जेनेटिक्स को भी हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये पेरेंट्स फिश है, इनकी बॉडी के ऊपर पैटर्न ऑरेंज और वाइट, ठीक है। ये पैटर्न इसी तरह से इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर डेवलप होते हैं। इसी चीज़ को हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं कि ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी कहलाती है। इसमें पैलेंटोलॉजी की स्टडी से हमें मदद मिलती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, इर्तिकाई तारीख़ के बारे में कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ है, उनकी बॉडीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पता चलती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा डायनासोर फॉसिल्स, और डायनासोर के बारे में हमने फॉसिल्स के ज़रिए जाना है। हमने किसी ने लाइव डायनासोर को नहीं देखा, उनके फॉसिल से हमें पता चला है कि हमारी अर्थ के ऊपर लाखों करोड़ों साल पहले जायंट्स, बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स जो हैं वो रहते थे। फॉसिल्स की डिफाइन यहाँ पर दी गई है। फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल जो हैं बचे हुए हिस्से होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, जो पत्थरों के अंदर जो है महफूज हुए होते हैं, उनके ऊपर वहाँ पर प्रिंट होते हैं या वहाँ से हमें उनकी बोन्स मिलती है। और दूसरी उनके बारे में जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से हमें फॉसिल्स के बारे में पता चलता है। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स, MCQs भी आता है, सबसे पुराना जाना गया फॉसिल्स कौन सा है? साइनोबैक्टीरियम। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये 3.5 अरब साल पुराना ऑर्गेनिज्म है साइनोबैक्टीरिया। फॉसिल्स को भी हम ग्राफिकली देख सकते हैं। यहाँ पर डायनासोर्स का फॉसिल दिखाया गया है। ये इसकी बोन्स हमें इसी तरह से पत्थरों से मिली हैं और इनको ऑर्गेनाइज करके हमने इस पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया है। तो फिर इससे हमें पता चलता है कि जो ओल्ड रिमोट डायनासोर थे वो कैसे के थे, ठीक है। उनके 4 लिम्स शॉर्ट हैं, हैंड लिम्स ज़्यादा लेंथी है, टेल काफ़ी लंबी होती है और इनके दांत काफ़ी बड़े बड़े थे। इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो है गोश्त खाने वाला ये वाला डायनासोर्स है। नेक्स्ट ब्रांच है टैक्सोनॉमी। ये बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। उनके दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या चीज़ें यकसां हैं और क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। क्लासिफिकेशन से हमें मदद मिलती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उनकी डाइवर्सिटी को बेहतर तरीके से समझ पाना और न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर पाना। और इसी तरह एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है हमें कि जानवरों के दरमियान कौन सा इर्तिकाई तल्लक पाया जाता है, कि उनके अबावजदाद में कौन सी चीज़ें जो हैं आपस में मुताबिकत रखती थी। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने अर्थ के ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, जैसे कि प्लांट्स के अलग ग्रुप्स हैं, बर्ड्स का अलग ग्रुप बनाया हमने, मैमल्स का अलग ग्रुप और रेप्टाइल्स का अलग ग्रुप। और इसी तरह फिर इसको छोटे लेवल पे भी सब ग्रुप्स के अंदर भी डिवाइड किया गया है।
आई होप सो कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या तल्लक पाया जाता है एंड देयर इन्वायरमेंट्स, और उनके माहौल के साथ क्या रिलेशन पाया जाता है। ये चीज़ हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। ये हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, उन्हें महफूज बनाने में मदद करती है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को के बारे में हमें एड्रेस कर, इसके अंदर हम फूड चेन के बारे में भी स्टडी करते हैं। ये आप लोगों ने 8 क्लास में भी पढ़ी है, जैसे कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स खुराक बनाते हैं, फिर उनसे कंज्यूमर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाता है तो उन्हें डिकम्पोजर्स ख़त्म कर देते हैं। ये सारी चीज़ फूड चेन में चलती है। और इसी तरह ऑर्गेनिज्म का आपस में भी तल्लक पाया जाता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमारा तल्लक प्लांट्स के साथ है। कैसे है? हम उनसे खुराक लेते हैं। और इसी तरह हमारे माहौल के साथ कई तरह से तल्लक है। जैसे हम माहौल से सूरज की रोशनी ले रहे हैं, रहने की जगह ज़मीन पे रह रहे हैं, और इसी तरह पानी ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। और यहाँ पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट दिखाया गया है। यहाँ पर एक्वेटिक इकोलॉजी होगी कि कौन कौन सी फ़िश पाई जाती है, समुंदर के अंदर किस जगह पर पाई जाती है, उनका किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या लिंक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट ब्रांच है मरीन बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। समुंदर की कैसी की लाइफ है, ठीक है। इसमें हमें समुंदर की बायोडाइवर्सिटी के बारे में, नई स्पीशीज़ के बारे में, और मरीन लाइफ को कंजर्व करने से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में। कोरल रीफ्स, ये मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ। कोरल रीफ्स क्या होती हैं? ये जो आप लोगों को कलरफुल यहाँ पर पैटर्न नज़र आ रहे हैं, ये कोरल रीफ्स हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं कोरल्स, वो ये डेवलप करते हैं, और इनसे चूना भी बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है। ओशन लाइफ के अंदर ओशन के बारे में, इसकी डेप्थ कहाँ पर कितनी है, और फिर इसके अलावा कौन कौन सी फ़िश यहाँ पर पाई जाती है, उन फ़िश की फूड चेन क्या है, ये सारी चीज़ें हम मरीन बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। कितनी खूबसूरत दुनिया है ये सारी। इस सब को रिवील कौन कर रहा है? बायोलॉजी कर रही है। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़, बीमारियों के बारे में। पूरी इंसानियत मरहून मिन्नत है बायोलॉजी की, जिसने डिज़ीज़ को डायग्नोज करने में और उनकी काज और इफ़ेक्ट जानने में और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताया। बहुत सी पहले बीमारियाँ जो नाकाबिल इलाज थी, उनकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी। अब क्या हो चुका है? वो काबिल इलाज हो चुकी हैं। जैसे कि मलेरिया है, बहुत सारे लोग पहले मलेरिया से मर जाते थे, लेकिन अब जो है एक मामूली सी बीमारी है, उसकी मेडिसिन एक कॉमन से मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है। तो पैथोलॉजी के अंदर हम डिजीज़ के बारे में, उसकी काजिज़, वजूहात किस वजह से हुई हैं, उनके इफ़ेक्ट्स, बॉडी को वो किस तरह से मुतासर करती है, ठीक है, उसके सिम्टम। जैसे अभी कोरोना था, कोरोना उस वायरस में सांस की तंगी होती है, उसकी काज क्या है? कोरोना वायरस। वो इफेक्ट क्या करता है? जो हमारे लंग्स, फेफड़े हैं, उनके सेल को ख़त्म कर देता है, जिससे फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज़ इम्यूनोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम्स, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम के मदाफ़ती निज़ाम के कंपोनेंट जुज़ कौन से हैं? इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमें बीमारियों से बचाता है। इम्यूनोलॉजिस्ट वो क्या करते हैं? वैक्सीन डेवलप करते हैं, हमारे ऑटो इम्यून जो डिज़ीज़ हैं उनका इलाज करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। इसमें डायबिटिक, शुगर की कुछ जो टाइप्स जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती हैं। और हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज को इम्प्रूव करने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट, बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक के अगेंस्ट, इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो है इम्यून कंपोनेंट, उनको दिखाया गया है। जैसे हमारे नेक रीजन में टॉन्सिल होते हैं, एडिनॉइड्स वगैरह भी होते हैं, जो हमें बैक्टीरिया के अटैक से बचाते हैं या एंटीबॉडीज़ वगैरह डेवलप करते हैं। इसी तरह लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी नेक रीजन में भी, आर्म पिट के अंदर भी होते हैं। फिर इस तरह स्प्लीन जो है, थाइमस, ये डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट हैं, और ये सारे के सारे जो है हमें बीमारियों से बचाने में रोल प्ले करते हैं। लास्ट में है फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स। फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग्स के बारे में और उनका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पैनाडोल लेते हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है, डिजीज़ को कैसे क्योर करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। न्यू एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेडिसिन होती है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक्स कहलाती है। और ये कैसे जो है रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं।
ये थी डिफरेंट फील्ड्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स क्वेरीज हुई आप लोगों की तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और मैं इसमें आप लोगों को बताता हूँ मेरी फेवरेट ब्रांच कौन सी है। वो है मरीन बायोलॉजी और इकोलॉजी और जो एनाटमी है, ये मेरी फेवरेट ब्रांचेज़ हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी कौन कौन सी फेवरेट ब्रांचेज़ हैं।